ओम और भूमि की कहानी मेल्ट माय हार्ट एपिसोड 53। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल। महिमा जी जो मधु की शादी की तैयारी करने में लगी थी, पर जब उन्हें पता चला कि ओम हॉस्पिटल में है तो वह तुरंत भागते हुए हॉस्पिटल पहुंच गई और उन्होंने शादी की 2 दिन डेट आगे बढ़ा दी। जब शादी का डेट उन्होंने आगे बढ़ाया तो शीला जी को बुरा लगा। उन्हें लगा कहीं फिर से कोई अड़चन आ ना जाए, और मधु को भी यही लगा कि कहीं विराज ने जानबूझकर तो ये नहीं किया। पर जब सबको पता चला कि ओम हॉस्पिटल में है, तब सभी लोगों ने यकीन कर लिया, यहाँ तक कि विराज भी हॉस्पिटल आया। ओम उससे मिलने और जब वार्ड के अंदर गया, उसके हाल चाल के बारे में पूछा। दोनों साथ में बैठे थे। ओम ने उसे भी कुछ बताया नहीं, क्योंकि अभी हॉस्पिटल में ये सब बताना उसके लिए मुश्किल हो सकता था, इसलिए उसने कुछ भी बताना सही नहीं समझा। विराज अपना दुख ओम के आगे रखते हुए कहा, ओम मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। मॉम डैड की नज़रों में मैं विलन बन चुका हूँ। उन्हें लगता है कि मुझसे मधु को खतरा है, और उस पागल लड़की को भी यही लगता है। विराज की बातें सुनकर ओम बोला, पर ऐसा क्यों उन्हें लगता है? तुमने कुछ किया होगा इसलिए उन्हें ऐसा लगता होगा। हाँ, मैंने मधु की शादी वापस रुकवा दिया, क्योंकि वह 2 बच्चे के बाप से शादी करने जा रही थी। भला कोई ऐसा करता है क्या? और उसे शादी करने का मेन प्रॉब्लम पता है क्या है? उसके नाम के साथ एक नाम जुड़ना, बस वह उसके लिए बहुत मायने है। यह सुन ओम बोला, तो सही तो है, जुड़ने दो नाम। हर लड़की का यही सपना होता है, उसके नाम के साथ किसी और का नाम जुड़े, क्योंकि उसके लिए वह रक्षक होता है। पर तुमने गलत किया ना विराज, तुमने उसकी पहली बार भी अर्जुन के साथ उसकी शादी होने नहीं दिया, और अभी भी इस बार नहीं, तो उसके अंदर तुम्हारे लिए डर तो रहेगा ही ना। ओम तुम्हें भी यही लगता है कि मैं गलत हूँ, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। विराज इतना बोलकर चुप हो गया, तो वहीं ओम उसे आगे समझाते हुए कहा, देखो विराज, वह लड़की है, उसे आज नहीं तो कल शादी करना ही है, और तुम यह बात मान लो, तुम्हारी वजह से उसकी ज़िंदगी खराब हुआ है। तुमने उसके साथ जो किया है ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं किया। तुम्हें पता है ना आज मैं हॉस्पिटल में क्यों हूँ? क्योंकि मुझे मेरी भूमि चाहिए। उसकी वजह से मैं आज खुद को यहाँ तक पहुँचा दिया हूँ। इसके आगे मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता, पर फुर्सत से सब कुछ तुम्हें बताऊँगा। ओम की बातें विराज अच्छे से समझ रहा था। वहीं ओम आगे बोला, विराज मैं तुम्हें यही कहूँगा, उसे खुश रहने दो, बस करो, उसे इतना भी तकलीफ मत दो। ओम के मुंह से ऐसी बातें सुन विराज रिएक्ट करते हुए बोला, ओम तुम तो मेरे अच्छे दोस्त हो, भाई हो, तुम भी मेरे अगेंस्ट चले गए। माना घर वाले मेरे बारे में ऐसा बोलते हैं, पर तुम तो मत बोलो, तुम तो मेरी फीलिंग समझो। मैं उस लड़की की ज़िंदगी बचा रहा हूँ। मैं कल रात भी उससे बात किया, मैंने उसे ऑफ़र भी दिया कि वह जॉब करे, पढ़ाई करे, अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, ताकि कल उसे किसी और के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। विराज जैसे अपनी बात ख़त्म किया कि ओम मुस्कुराने लगा और कहा, सच में विराज, तुम इतना उसके बारे में सोचने लगे हो? विराज मेरी एक बात याद रखना, जब हमें हमारी गलती रियलाइज़ होता है ना, तब बहुत देर हो चुका होता है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर मुझे देखो, मैंने गलती किया, अब इतना देर हो चुका है कि मुझे दोनों परिवारों को एक करना है। मुझे मेरी भूमि चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पर उसे बर्बाद नहीं कर सकता। मुझसे जो गलती हुआ है, अब मैं उसे सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सुन विराज बोला, ओम तुम्हारा प्रॉब्लम अलग है, मेरा प्रॉब्लम अलग है, तो तुम्हारा प्रॉब्लम से मैं क्या सीखूंगा? यही कि मधु को तुम इतना भी मत तोड़ो कि बेचारी फिर से कभी जुड़ ना पाए। एक तो उसका बाप नहीं है, ऊपर से वो बहुत छोटी है, घर की जिम्मेदारी है, वो संभाल रही थी। तुम्हारी एक गलती की वजह से उनका घर पूरी तरह बर्बाद हो गया। तुम्हारे वजह से मुंबई शहर छोड़कर उन्हें जाना पड़ा। क्या कुछ नहीं उन्होंने झेला है? विराज इतना भी किसी को मत परेशान करो। अगर उसकी लाइफ
बनाना ही चाहते हो, तुम खुद ही उससे शादी कर लो ना। तुम खुद उसे खुश रखना, उसे सारी आज़ादी देना, उसके सारे ड्रीम्स पूरा करना। ओम ने जैसे विराज को मधु से शादी करने के लिए कहा तो वह तुरंत रिएक्ट करते हुए कहा, ओम तुम क्या कह रहे हो? मैं और उससे शादी? बिल्कुल नहीं। ये सुन ओम आगे बोला, शादी नहीं कर सकते, सिर्फ उसके साथ सो सकते हो, उसकी ज़िंदगी खराब कर सकते हो, उसे कहीं और शादी करने नहीं दोगे। ऐसा नहीं चलता ना विराज, तुम्हें दोनों में एक फैसला करना ही पड़ेगा, या उससे खुद शादी करो या तो उसकी शादी होने दो। अब इसके आगे मैं तुम्हें और नहीं समझा सकता। वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि भूमि अंदर आई। उसके साथ डॉक्टर भी था। डॉक्टर अंदर आते ही उन्होंने कहा, अब आप सब बाहर जाइए, मुझे एक बार पेशेंट का चेकअप करने दीजिए क्योंकि 2 घंटे के बाद उनका डिस्चार्ज होने वाला है। यह सुन भूमि मुस्कुराने लगी। वहीं विराज भूमि को देख हाय हेलो करने लगा और दोनों बाहर आ गए। 2 घंटे बाद ओम को डिस्चार्ज मिल गया क्योंकि अब उसकी तबीयत काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था। अगर वह सही समय पर हॉस्पिटल नहीं गया रहता तो शायद पैरालिसिस का अटैक आ सकता था। ऐसा उसे डॉक्टर ने कहा था, जो सुनकर एक पल के लिए ओम भी डर गया था। भूमि अपने फैमिली के साथ अपने घर चली गई तो ओम अपने घर आ गया, पर वह घर आकर हॉस्पिटल को मिस करने लगा क्योंकि भूमि काफ़ी देर तक उसके साथ हॉस्पिटल में रह रही थी। पर अब घर वाले आने पर वह फिर से उसके साथ नहीं रहेगी, यही सोचकर वह परेशान हो रहा था। अब पूरी तरह शाम हो चुका था। ओम अपने कमरे में बैठकर आराम कर रहा था कि थोड़ी देर में उसकी मॉम उसके लिए खाना और दवाइयाँ उसके कमरे में लेकर आई। वह नाराज़ तो अपने बेटे से बहुत थी, पर वह उसकी माँ भी थी। अपने बेटे को तकलीफ़ में नहीं देख सकती। काशी जी खाने का ट्रॉली सोफ़े के पास रखी और ओम की तरफ देख बोली, ओम बेटा आओ खाना खा लो, तुम्हें दवाई भी खाना है ना। अपनी माँ के मुंह से इतनी प्यारी भरी आवाज़ सुन ओम एकदम उनके पास आकर उनके गले लिपट गया। उसने ऐसा पहली बार किया था। हाँ, बचपन में वो हमेशा उनके आगे पीछे घूमता, उन्हें बहुत परेशान करता, पर जब वह समझदार हुआ और बिजनेस में अपना वक्त देने लगा, तब से बहुत बिजी रहने लगा था। पर आज एक बार फिर वह छोटे बच्चों की तरह अपनी माँ से लिपट गया। काशी जी अपने दोनों हाथों से अपने बेटे के पीठ को सहलाने लगी। उन्हें भी अपने बेटे को गले लगाकर सुकून मिल रहा था। बच्चे तो हमेशा गलतियां करते ही रहते हैं। काशी जी प्यार से बोली, ओम जल्दी से खाना खा लो बेटा, तुम्हें दवाई अभी खाना है, फिर आराम करो और कुछ दिन ऑफिस तुम नहीं जाओगे। ओम अपनी मॉम से अलग नहीं हो रहा था। वह 5 मिनट तक उनके गले लिपटा ही रहा। उसके बाद वह अलग हुआ। काशी जी उसका हाथ पकड़ के सोफ़े के पास लेकर आई। दोनों जैसे सोफ़े पर बैठे कि ओम अपना सिर उनके गोद में रख दिया। काशी जी तुरंत उसके सिर पर अपना हाथ फेरते हुए बोली, ओम तुम ठीक तो हो बेटा, या डॉक्टर को बुलाऊं? यह सुन ओम रुआंसी आवाज़ में बोला, नो मॉम, मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपकी ज़रूरत है। मुझे आपकी हेल्प चाहिए मॉम। हाँ बोलो बेटा, कैसी हेल्प चाहिए? ओम बोला, मॉम मुझे भूमि चाहिए, मुझे भूमि के साथ रहना है। मैं उससे फिर से शादी करना चाहता हूँ। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता मॉम। इतना बोलकर वह तुरंत अपना सिर उठाया और अपनी माँ का दोनों हाथ पकड़ उन्हें दिलासा देते हुए आगे कहा, मॉम मैंने जो गलती किया उसकी वजह से मैं पछता रहा हूँ, पर अब ऐसा गलती कभी नहीं करूँगा। भूमि जो कहेगी मैं वही करूँगा।
उसे हमेशा खुश रखूँगा। आप कहती हैं ना कि आपने उसे मेरे लिए लाया था, पर इस बार मैं उसे लेने जाऊँगा। मैं उसे अपनी पत्नी बनाकर इस घर में लेकर आऊँगा। प्लीज़ मॉम, प्लीज़ मान जाइए ना, और भूमि के फैमिली से एक बार मेरे लिए बात कीजिए। प्लीज़ मॉम, वह आपकी बात को कभी इनकार नहीं करेंगे। ओम बोल ही रहा था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए, जो देख काशी जी भी इमोशनल हो गई और उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, मुझसे प्रॉमिस करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें भूमि से प्रॉमिस करना होगा। पर आप मेरे लिए बात करेंगी ना मॉम? एक बार बस आप भूमि की फैमिली वालों से बात कर लीजिए, प्लीज़ मॉम। ये सुन काशी जी हल्का मुस्कुरा दी और बोली, ज़रूर करूँगी तुम्हारे लिए देसाई फैमिली से, पर भूमि से तुम्हें खुद बात करना होगा। काशी जी को हाँ करता देख ओम फिर से उनके गले लग गया और इमोशनल होते हुए कहा, थैंक यू मॉम, थैंक यू। आप बहुत स्वीट हो, आप दुनिया की अच्छी मॉम हो। मैंने जो गलती किया उसके लिए मैं आपसे माफ़ी भी नहीं मांग पा रहा हूँ। काशी जी अपने बेटे को अपने हाथों से खाना खिलाई, उसके बाद उन्हें मेडिसिन्स भी दिया। थोड़ी देर बाद महेश जी भी कमरे में आए और अपने बेटे से मिलकर बातें किया। सबने उसे आराम करने के लिए कहा क्योंकि उसे वीकनेस बहुत आ चुका था और डॉक्टर ने उसे रेस्ट करने के लिए कहा था। उधर ब्लैकबेरी क्लब, विराज जब से हॉस्पिटल से आया था वह ओम के कहे हुए बातों को याद कर रहा था। विराज सोच सोचकर इतना परेशान हो गया था, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। वह मधु से शादी भी नहीं करना चाहता था और ना ही किसी और से करने दे रहा था। वह चाहता था कि वह खुद अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, ना कि इन शादी के झमेले में पड़े। वह बस अपने नज़रिए से देख रहा था, पर उसकी बातें किसी को भी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि आज नहीं तो कल उसे किसी न किसी के साथ तो शादी करना ही था। जो बात विराज समझ नहीं पा रहा था, वह आज ऐसी कश्मकश में पड़ गया था कि उसे दलदल से बाहर नहीं निकल पा रहा। अगर इस बार वह खुद उससे शादी रोका तो मधु खुद की जान दे देगी, क्योंकि उसने धमकी जो दे रखी थी। कोठारी मेंशन। देर रात विधि अपने कमरे में बैठे विक्की से बातें कर रही थी। वह विक्की से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, देखो विक्की, सिर्फ एक बार मेरी मदद कर दो। तुम एक बार मधु के लिए विलन बन जाओ। तुम शादी से इनकार कर दो, पर सीधे तरीके से नहीं। भले चाहे इसके बदले तुम्हें जो कुछ चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, पर शादी से ना कर दो। ये सब सुनने के बाद कॉल के दूसरी तरफ से विक्की चिढ़ते हुए कहा, तुम सचमुच पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा भाई मुझे मारेगा नहीं बल्कि जान से ख़त्म कर देगा, और अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। वैसे भी मधु जैसी अच्छी लड़की मिलना मुश्किल है। विक्की को पलटते हुए देख विधि गुस्से में बोली, ओ हेलो, तुम्हें क्या हो गया है? ये मत भूलो कि मधु मेरे घर की भाभी बनने वाली है, और तुम ज़्यादा 30 मार खान मत बनो, वरना अपने भाई को बोलकर तुम्हारी वह दुर्दशा करवाऊंगी ना कि तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। विधि की धमकियां सुनकर विक्की को भी गुस्सा आया और वह गुस्से में बोला, तुम्हारा मसला क्या है? तुम बार बार मुझे गलत काम क्यों करवा रही हो? इसलिए ताकि मधु मेरी भाभी बन सके। बात समझ में आई? विक्की बोला, फिर तुमने मुझसे शादी करवाने का यह नाटक क्यों करवा रही हो? इसका मतलब यह शादी फिर से नहीं होने वाला। हाँ, यह शादी नहीं होने वाला। मधु को अपनी वाइफ बनाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। वह हमारे घर की बहू बनेगी, कोठारी फैमिली की, विराज कोठारी की वाइफ। समझे? तुम्हारे दिमाग में कोई ख्याल होगा तो उसे निकाल देना। विधि इतना बोल कॉल कट कर दी, जो सुनकर विक्की को बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, बहुत हो गया तुम्हें,
क्या लगता है विधि, तुम कहोगी और मैं मान जाऊंगा? हरगिज़ नहीं, इस बार तो तुम्हारी मॉम तुम्हारे अगेंस्ट खड़ी रहेगी और मैं ये शादी करके ही रहूँगा, क्योंकि मुझे भी सबसे बदला लेने का मौका मिलेगा। तुम्हारे भाई को मेरी शादी में नहीं नाचने के लिए मजबूर किया तो मेरा नाम विक्की नहीं। अब तुम देखते जाओ, तुम्हारा भाई और उस मधु तीनों का बैंड नहीं बजाया ना तो मेरा नाम विक्की नहीं। विधि समझ गई थी कि विक्की पलट गया है और अब मधु और विक्की की शादी हो जाएगा। अब वह टेंशन में आने लगी, जिसके वजह से उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। उसने घड़ी में टाइम देखी तो अब रात के 1 बज रहे थे और उसे अभी भी नींद नहीं आ रहा और उसका भाई घर पर भी नहीं था। विधि बहुत सोचने के बाद उसे एक रास्ता नज़र आया कि क्यों ना वह जाकर अपने भाई से रिक्वेस्ट करे कि विक्की की शादी से रोक दें। वह इतनी रात को घर से बाहर भी तो नहीं जा सकती और टेंशन के मारे उसे नींद नहीं आ रहा। विधि अभी भी बेड पर बैठी थी। वह फ़ोन लेकर देख रही थी किसकी हेल्प ले जो यह शादी रुका जाए, पर उसके जहन में ये बात भी आ रहा था कि कितनी बार वह शादियां रुकवाएगी, क्योंकि आज नहीं तो कल मधु की शादी किसी न किसी से हो जाएगा। ये सब सोचकर उसे बुरा भी लग रहा था। देखते देखते 1 घंटा और बीत गया पर उसे नींद नहीं आ रहा था। वह हाथ में मोबाइल लिए यही सोच रही थी कि कैसे यह सब ठीक करे। फाइनली उसने डिसीजन लिया कि वह इस बारे में अपने भाई से बात करेगी और अगर बात नहीं बना तो वह ओम से मदद मांगेगी, क्योंकि लास्ट उसे ओम से ही उम्मीद था। अगली सुबह विक्की आज विराज से मिलने होटल आया था। उसने बादल से कहा कि उसे उसके बॉस से मिलना है। बादल ने उसे बाहर ही रुका दिया। विराज कुछ देर बाद रेडी होकर बाहर आया जहाँ पर विक्की बैठा था और जाकर उसके सामने वाले सोफे पर बैठा। बैठते ही उसने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या बात करना है? आज विक्की को भी घमंड आया था। उसने एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ाते हुए घमंड भरी आवाज़ में कहा, अपनी शादी का कार्ड देने आया हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मुझे तुम दोनों भाई बहन का मसला समझ में नहीं आ रहा। कभी तुम्हारी बहन कहती है कि मैं मधु से शादी करूँ, तो कभी रात को कॉल करके ये कहती है कि शादी ना करूँ। पर अब यह शादी होकर ही रहेगा, क्योंकि मधु मुझे पसंद है। विक्की के मुंह से लास्ट वाला शब्द सुनकर विराज उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगा, बल्कि उसके शरीर में आग लग गया, जो बहुत खतरनाक था। विराज जैसे बैठा था वैसे ही बैठा रहा और अपने दमदार आवाज़ में कहा, अगर मेरी बहन ने तुझे उससे शादी करने से मना किया है तो तुझे मान जाना चाहिए, क्योंकि मैं भी तुझे समझाने ही वाला था कि तू शादी से ना कर दे। विक्की विराज की पूरी बात भी नहीं सुना और ज़ोर से हंसने लगा और हंसते हुए कहा, ओह ब्रो, पता है मैं तुमसे छोटा हूँ, पर मुझे लड़कियों की क्वालिटीज़ पता है और बात जब दुश्मनी की हो ना तो अच्छे से निभाना भी मुझे आता है। मैं भी एक बिजनेस वाले का बेटा हूँ, मेरा भी दिमाग बहुत तेज चलता है। कब कहाँ पर बड़ी बाजी मारना है वह मुझे बहुत अच्छे से आता है। और वह लड़की मधु जिससे मैं शादी करूँगा, उससे मैं क्यों शादी कराऊँ? उसका मंथली कुछ 500 से 1000 खर्चा आएगा। उससे तो ज़्यादा मेरे घर का डॉगी का खर्चा है। कर लूँगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। वैसे भी बाहर मैं बहुत सी लड़कियों पर बहुत से पैसे खर्च कर देता हूँ। विक्की का इतना कहना कि विराज गुस्से में उठा और उसके जबड़े को पकड़ जोर से मसलते हुए दांत पीसते कहा, हरामखोर, तेरी इतनी हिम्मत, तू उसकी बोली लगाएगा, उसकी क्वालिटीज़ बताएगा तू?
तेरी तो आज वह हाल करूँगा, शादी तो दूर, उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। विराज जोर जोर से उसके चेहरे पर पंच मारने लगा, जिसकी आवाज़ से बादल अंदर आया और अपने बॉस को पकड़ लिया, क्योंकि यह होटल था और होटल में मारपीट करना उसके लिए प्रॉब्लम हो जाता। विक्की फुर्सत पाते ही वहाँ से भागा और जब वह होटल से बाहर निकला तो अपने कार में आकर जल्दी से बैठ गया और जैसे उसकी नज़र आईने में गया था जहाँ उसे चोट लगा था, वहाँ पर हल्का नीला और लाल रंग का निशान बन गया। यह देख तो उसका खून उबलने लगा। सबसे ज़्यादा उसे अब मधु के ऊपर गुस्सा आने लगा, क्योंकि विराज मधु के वजह से ही तो ये सब कर रहा था। उसने अपना फ़ोटो निकाला और मधु को व्हाट्सएप किया और दूसरा फ़ोटो उसने महिमा जी को भेजा और सबको उसने ये बताया कि उसकी यह हालत विराज ने किया है और उसने जान से मारने की धमकी दिया है। मधु ने जब यह फ़ोटो और मैसेज पढ़ी तो उसकी बची कुची उम्मीद थी वह फिर से टूट के बिखर गई। उसे अब यकीन हो गया कि विराज नाम का जो ग्रहण जो उसके पीछे लगा है वह इस जन्म में तो उसे खुश नहीं रहने देगा। मधु हाथ में मोबाइल पकड़े यही सब सोच रही थी कि तभी उसे विक्की के मैसेज का नोटिफिकेशन आया, जिसमें लिखा था, मुझे तुमसे मिलकर कुछ बात करना है। तुम्हें यह एड्रेस भेज रहा हूँ, यहाँ पर आधे घंटे में मुझसे आकर मिलो। मधु की आंखों में आंसू आ गया था। वह एक हाथ से साफ करते हुए मैसेज देखी, उससे मिलने के लिए निकल पड़ी। वैसे तो वह विक्की से मिलना नहीं चाहती, पर जो उसके साथ हादसा हुआ था वह देखकर उससे मिलने जाने के लिए वह मजबूर हो गई। उधर महिमा जी यह सब देखकर विराज को कॉल लगाई और गुस्से में बहुत कुछ उसे सुनाने लगी। विराज इस वक्त इतना गुस्से में था कि उसे किसी की भी बात नहीं सुनना, जिससे उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अब तो यह सब विधि को भी पता चल गया। वह तो अपने भाई से मिलना चाहती थी, पर उसके भाई ने तो मार पीट करके और भी मुसीबत बढ़ा लिया। विधि ओम को कॉल करना चाहती थी, पर उसे सुबह ही पता चला कि ओम आज भूमि के घर जा रहा है, इसलिए उसने उसे बात करके परेशान नहीं करना चाहती थी। गोदरेज मेंशन आज कोई भी ऑफिस नहीं गया था। सभी लोग भूमि के घर जा रहे थे। थोड़ी देर में महिमा जी और श्रीकांत जी भी गोदरेज मेंशन पहुंचे। कुछ ही देर में सभी लोग देसाई फैमिली के घर पहुंच गए। बगैर बताए सभी लोग उनके घर आए थे। जो देख अंजना जी तो घबरा गई। उन्होंने तुरंत दिनेश जी को कॉल किया और घर आने के लिए बोली। तब तक उन्होंने सभी की खातिरदारी में लगी थी। भूमि भी सभी के लिए नाश्ता तैयार करने लगी। जैसे दिनेश जी घर पहुंचे तो सभी को देख पहले तो उन्होंने नमस्ते किया। उसी वक्त भूमि की नानी और मामा भी आ पहुँचे, क्योंकि ओम ने नानी को भी कॉल करके उन्हें यहाँ आने के लिए कहा था। काशी जी सबसे पहले हाथ जोड़ते हुए बोली, भाई साहब आप यही सोच रहे होंगे कि हम सब यहाँ क्यों आए हैं, तो मैं एक बार फिर से आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांगने आई हूँ। काशी जी की आवाज़ अंदर भूमि सुन रही थी। दिनेश जी हाथ जोड़ते हुए बोले, माफ़ करना बहन, पर मैं दोबारा अपनी बेटी को उस घर में नहीं भेज सकता। एक बार इंसान से गलती होती है, दोबारा अगर वह गलती मैंने दोहराया तो लोग मुझे मूर्ख कहेंगे। दिनेश जी अपनी बात भी ख़त्म नहीं किए रहेंगे कि ओम उठा और दिनेश जी के पैर पकड़ माफ़ी मांगते हुए कहा, अंकल मुझसे बहुत बड़ी गलती हुआ है। मैं अपनी गलती अब कभी दोहराऊंगा नहीं। अब आपके बेटी मेरे पीछे नहीं बल्कि मेरे आगे चलेगी। ओम की बातें जैसे भूमि सुनी
तो उसकी आंखों में आंसू आ गया। ओम आगे बोला, मैं भूमि से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, वो मेरे बगैर नहीं रह सकती। मुझसे जो गलती हुआ जाने अनजाने में हो गया, पर अब ऐसा कभी नहीं होगा। प्लीज़ अंकल, एक बार मुझे माफ़ कर दीजिए, सिर्फ एक बार। ओम को इस तरह गिड़गिड़ाता देख नानी को देखा नहीं गया और वह तेज आवाज़ में बोली, दिनेश, जितना ओम की गलती है उससे भी ज़्यादा गलती तुम्हारी बेटी ने की है। पहली बात, ओम ने जब उस पर अत्याचार किया तो वह चुपचाप सहन की, तभी उसने ओम की पिटाई करना चाहिए था ताकि यह नौबत नहीं आता। और दूसरी बात, उसने अपनी कोख में पल रहे बच्चे को जान से मारा। ये भी तो बहुत बड़ा पाप का काम है। बच्चे को मारने से पहले उसने एक बार भी नहीं सोचा। इतना कठोर दिल की निकली। ये सुन भूमि जो किचन में थी अब जोर से रोने लगी, पर वह अपने मुंह पर हाथ रखकर रो रही थी ताकि उसकी आवाज़ बाहर न जाए। करीब 2 घंटे के ऊपर वक्त लगा। आखिरकार दिनेश जी को मानना ही पड़ा क्योंकि सभी लोग उनके ऊपर प्रेशर डालने लगे। सब लोग एक बार ओम के लिए चांस मांग रहे थे। दिनेश जी ने भूमि को बाहर बुलाए। जब भूमि बाहर आकर खड़ी हुई तो ओम घुटने के बल बैठकर भूमि के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगा, जो देखकर भूमि एक कदम पीछे ली और शर्माती हुई बोली, ओम जी, आप क्या कर रहे हैं? प्लीज़ इस तरह मेरे पैर ना छुएं। भूमि को सच में सबके सामने शर्म आने लगा। तभी नानी बोली, अगर इस बार ओम तुम्हें जरा भी परेशान करे तो तुम चुप नहीं रहोगी, बल्कि सभी के सामने उसकी पिटाई करना, ताकि दोबारा तुम्हें तकलीफ देने से पहले 1000 बार सोचे। नानी का इतना कहना कि ओम हंसने लगा, बल्कि सभी लोग हंसने लगे। ओम इस बार सीरियस होते हुए भूमि से पूछा, भूमि, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? प्लीज़ ना मत कहना। भूमि अपनी नज़रें झुकाए ही हाँ भर दी, जो देख कुछ देर पहले सबके चेहरे उदास थे अब खिलखिला गए। दिनेश जी रिक्वेस्ट करते हुए बोले, हमारे आसपास में अभी तक किसी को पता नहीं है कि मेरी बेटी का तलाक हुआ है, इसलिए चुपचाप यह शादी घर में ही करना होगा ताकि किसी को पता ना चले। जो सुन काशी जी बोली, आप फिक्र मत करिए भाई साहब, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, सारी जिम्मेदारी मेरी रहेगी, आप परेशान मत होइए। महेश जी बोले, हम इसी हफ्ते में ओम और भूमि का शादी करवा देंगे। जो सुनकर सभी लोग हाँ कह दिए। उसके बाद सभी लोग साथ में मिलकर नाश्ता किए। उसके बाद वहाँ से अपने घर के लिए निकल पड़े क्योंकि तैयारी अभी करना था। डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, टेलीग्राम भी फॉलो कर लीजिए।